अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने ले आया हूँ एक नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पहले मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा था, फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, शायद हो सके कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक्सप्लेन पोएटिक डिवाइसेस और एक्सप्लेन व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीच। चलो ज़्यादा ना देर करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस या इसे हम अदर लैंग्वेज में कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे तो 10 से 15 तक हैं, मगर हमारे फर्स्ट ईयर के किताब में जो दिए हैं वो 10 दिए गए हैं। नेमली सिमिली, सेकंड मेटाफर, थर्ड हमारे पास है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ हमारे पास है हाइपरबोले, फिफ्थ हमारे पास है एलिट्रेशन, सिक्स्थ हमारे पास है ओनोमाटोपोया, सेवन्थ हमारे पास है ऑक्सीमोरन, एट्थ हमारे पास है आयरनी, नाइन्थ हमारे पास है सिंबल और टेंथ हमारे पास है इमेजरी। दोस्तों इमेजनरी और इमेजरी में फ़र्क है, ये बात कर रहा है इमेजरी। तो ये हमारे पास 10 हैं पोएटिक डिवाइसेस या हम इसे कहें फिगर्स ऑफ स्पीच। तो चलो ज़्यादा ना देर करते हुए हमें इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स। तो पहला फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे पास है सिमिली। Simile is a direct comparison between two unlike things, usually with the words like or as. Simile जो होती है डायरेक्ट कंपैरिजन होती है किसी भी दो मुख्तलिफ चीज़ों के बीच में, यूजुअली विद द वर्ड्स लाइक और एज। अक्सर तौर पे कंपैरिजन होती है वर्ड्स मिला के जो होते हैं लाइक और एस, इस दोनों के साथ जो होती है कंपैरिजन होती है। हमारे पास एग्जांपल है शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक मून, जहाँ पे हमारा लाइक है इस्तेमाल हुआ है, तो ये हम शी को डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, मून से, विद हेल्प ऑफ लाइक। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है ही इज़ एज ब्रेव एज लायन, ये शेर की तरह बहादुर है, तो हम ही को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं लायन से विद द हेल्प ऑफ एज। तो सिमिली जो होती है डायरेक्ट कंपैरिजन होती है दो मुख्तलिफ चीज़ों के बीच में या लोगों के बीच में। तो ही शी को हमने पहले कंपेयर किया मून से, फिर हमने ही को कंपेयर किया लायन से। शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक मून, इसका मतलब वो चांद की तरह खूबसूरत है। ही इज़ एज ब्रेव एज लायन का मतलब क्या है, वो शेर की तरह बहादुर है। तो ये दोनों क्या थी, कंपैरिजन थी। सेकंड हमारे पास है मेटाफर। मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू रिलेटिवली अनलाइक थिंग्स विदाउट लाइक और एज। ये भी हम सिमिली की तरह दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं मगर विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक और एज। तो हम लाइक और एज के बिना पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, मीन्स डायरेक्टली हम किसको कोट करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है शी इज़ मून, वो चांद है, इट मीन्स वो चांद की तरह खूबसूरत है। ही इज़ लायन, वो शेर है, इसका मतलब क्या है, वो शेर की तरह बहादुर है। या ऐसा कहें हम ही इज़ अ मॉन्स्टर, वो एक मॉन्स्टर है, मीन्स वहशी है। तो ऐसे हम मेटाफोर में क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से विदाउट द हेल्प ऑफ लाइक और एज। थर्ड हमारे पास है पर्सनिफिकेशन। सो पर्सनिफिकेशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग थिंग्स। हम किसी बेजान चीज़ को जब लिविंग चीज़ की तरह, जानदार चीज़ की तरह उसको रिप्रेजेंट करें तो हम उसको पर्सनिफिकेशन कहेंगे। हमारे पास एग्जांपल है द मून इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। चांद जो है अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करता है या नाज करता है। ट्री फेल विद अ लाउड क्राई। पेड़ जो था बहुत ही बड़ी चीख के साथ नीचे गिरा। अब देखिए ट्री जो है चिल्लाता नहीं है, मगर यहाँ पे वो चिल्ला के नीचे गिरा। तो यहाँ पे हम ट्री को एज अ लिविंग थिंग क्या करें, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मून हमारे पास है, मून को भी हम एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मून अपनी खूबसूरती पर नाज करता है। अब मून कैसे नाज करेगा अपनी खूबसूरती पर, मगर यहाँ पे हमने इसको एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट किया है, तो हम मून क्या कहेंगे, मून को एज अ पर्सनिफिकेशन कहेंगे और ट्री को हम क्या कहेंगे, पर्सनिफिकेशन कहेंगे।
दोस्तों आपने तो नाउन जेंडर्स पढ़ी होगी, जैसे कि मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। उसके साथ पांचवी है पर्सनिफाइड जेंडर, आपने शायद पढ़ी होगी। पर्सनिफाइड जेंडर जो है पांचवी इसकी जेंडर है, जिसको हम एज लिविंग थिंग को, इसको पर्सनिफाइड जेंडर भी कहते हैं। पर्सनिफिकेशन को पर्सनिफाइड जेंडर उसे कहते हैं जब नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट करे। तो नॉन लिविंग थिंग जो अपनी ब्यूटी की वजह से मशहूर हो, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल जेंडर की तरह, और कंट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल जेंडर की तरह, और पावर और पोटेंशियल के हिसाब से जो चीज़ें मशहूर हो उसे हम मेल जेंडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। चलो हम इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। पहले हमने बात कही कि जो चीज़ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हो नॉन लिविंग थिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे? फीमेल जेंडर कहेंगे। अब रोज़ देखो, रोज़ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, तो यहाँ पे हमने हर लगाया है एज अ, हर जो है फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी का होता है हर। तो रोज़ लॉस्ट हर ब्यूटी आफ्टर बीइंग फेडेड इन द सन। रोज, गुलाब ने अपनी खूबसूरती सूरज की धूप में मुरझाने के बाद गंवा दी। तो मैंने दूसरी पॉइंट बताई थी आपको कि कंट्री के साथ हम फीमेल जेंडर लगाते हैं। तो अमेरिका कंट्री है, तो अमेरिका इज़ गेनिंग हर रेपुटेशन अगेन। अमेरिका फिर से अपनी रेपुटेशन हासिल कर रहा है। तो यहाँ पे हम अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ फीमेल जेंडर, यहाँ पे हमने हर लगाया है। तो तीसरा मैंने आपको बताया, जो नॉन लिविंग थिंग हम उसको लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनिफाइड जेंडर। तो सन जो है अपनी पोटेंशियल या पावर की वजह से मशहूर है। जो चीज़ें अपनी पोटेंशियल या पावर की वजह से मशहूर हो, तो हम उसको एज अ मस्कुलाइन जेंडर रिप्रेजेंट करेंगे। Sun couldn't bear his anger in the June and emitted his all flames over us. सन अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब यहाँ पे हमने हिज लगाया है। हिज किसके साथ इस्तेमाल करते हैं हम? वेरी गुड, मस्कुलाइन जेंडर के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो सन क्या है? मस्कुलाइन जेंडर है। सन क्यों मस्कुलाइन जेंडर है? क्योंकि ये अपनी पावर की वजह से, पोटेंशियल की वजह से मशहूर है। तो जो चीज़ें अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हो, उसे हम फीमेल जेंडर की तरह, फेमिनाइन जेंडर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और जो चीज़ें अपनी पोटेंशियल की वजह से मशहूर हो, तो उसे हम वेरी गुड मस्कुलाइन जेंडर की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो फोर्थ हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच है हाइपरबोली। इट इज़ एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट यूज्ड टू हाइटन द इफेक्ट। ये जो है किसी बात को या किसी स्टेटमेंट को बढ़ाव के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स मोर देन नेसेसरी वर्ड्स आर यूज्ड, और मोर देन नेसेसरी the sentences or the information is used, that type of information or sentences would be known as hyperbole। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कहा जाए उसको हम hyperbole कहते हैं। exaggeration means more than necessary, उसको ज़्यादा हम, ज़रूरत से ज़्यादा हम रिप्रेजेंट करें, उसको हम exaggerate कहते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, I have told you millions time। अब ये millions time क्या है? hyperbole है। हाँ, एग्जेजरेशन कर रहे हैं, ओवर लिमिट, लिमिट से ज़्यादा कुछ जो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, देयर इज़ इनफ फूड इन द कबर्ड टू फीड एन एंटायर आर्मी। हमारे पास कबर्ड में इतना कैसे खाना आ सकता है कि पूरी आर्मी को खिलाया जा सके? तो ये क्या हो गया? हाइपरबोली मीन्स एग्जेजरेशन है, मोर देन नेसेसरी बात कर रहे हैं, बढ़ाव कर रहे हैं किसी बात का। तो किसी बात में ज़्यादा बढ़ाव हो, उसको हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, हाइपरबोली कहेंगे। नंबर 5 हमारे पास है अलिट्रेशन। इट इज़ द रिपीटेड कंसोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। ये एलिट्रेशन क्या होती है? जब एक ही सेंटेंस में हर एक वर्ड का नेक्स्ट वर्ड जो हो सेम साउंड दे, उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। एक सेंटेंस में एक वर्ड का जो साउंड हो, तो नेक्स्ट वर्ड वाले का साउंड सेम हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, सिली शैले सेल्स शेल्स ऑन द शीशोर। तो यहाँ पे हमने सिली लगाया है, फिर शैले लगाया है, फिर सेल्स शेल्स ऑन द शीशोर। तो स श स श स, ये साउंड क्या है?
सेम साउंड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस को क्या क्या यूज़ की गई है, यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ की गई है। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है असेंट, सेंट, असेंट टू द सेंट। यहाँ पे पहला सेंट है, दूसरा सेंट है स साउंड, तीसरा स साउंड है और चौथा स साउंड है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। जिस सेंटेंस में रिपीटेशन हो सेम साउंड्स की विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। और सिक्स हमारे पास है हाइपरबोली। इट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट मिमिक साउंड्स। ये यूज़ होता है वर्ड्स का जैसे उसका साउंड हो, मीन्स जैसा वर्ड हो उसका वैसे ही साउंड हो, इसको कहते हैं हाइपरबोली। जैसे क्रैकल हो गया, क्रैकल ये जैसे वर्ड है इसका साउंड भी वैसा ही है। बीप ये क्या है, ये भी साउंड है। टिक टिक ये भी क्या साउंड है। ये क्या है, ये भी साउंड है। तो इस किस्म के अल्फाज को जो अपने साउंड की तरह रिप्रेजेंटेड हो उस वर्ड को हम हाइपरबोली कहेंगे। सेवंथ हमारे पास है ऑक्सीमोरन। इट इज़ द कंट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज्ड टुगेदर सिग्निफाइंग टू डिफरेंट बट एग्जैक्ट आइडियाज़। ये जो है दो कंट्राडिक्टरी मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल है साथ में, जो दो मुख्तलिफ वर्ड एक दूसरे के कंप्लीट कंट्राडिक्ट हो, अपोजिट हो और साथ में इस्तेमाल हो, तो उस किस्म की लैंग्वेज को, उस किस्म के वर्ड को हम ऑक्सीमोरन कहेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल। वाइजेस्ट फूल क्या है, वाइजेस्ट फूल, वाइज क्या है सियाना, फूल क्या है बेवकूफ़। तो वाइज का अपोजिट क्या हुआ, फूल हुआ। तो एक दूसरे के कंट्राडिक्ट वर्ड हैं जो साथ में यूज़ हुए हैं। दूसरा हमारे पास है लाफिंग क्राई। लाफिंग क्राई कैसे हो सकती है, मगर ये एक आइडिया दे रहा है। डार्क लाइट, फ्लेमिंग फायर, फ्लेमिंग फायर नहीं, यहाँ पे फ्लेमिंग आइस आएगी। फ्लेमिंग आइस, आइस कभी फ्लेम नहीं देती। तो ऐसे किस्म के वर्ड्स जो होते हैं कंट्राडिक्ट हों, जो साथ में इस्तेमाल हों, तो उस किस्म के हम लैंग्वेज को ऑक्सीमोरन कहेंगे। वेरी गुड। नंबर 8 हमारे पास है आयरनी। इट इज़ अ सिचुएशन दैट मीन्स क्वाइट अपोजिट व्हाट इज़ अपेरेंटली सेड। ये एक सिचुएशन को ज़ाहिर करती है जो किसी आपकी बात के बिल्कुल अपोजिट हो। मतलब आप कुछ कहना चाहें मगर उसके बदले आप कुछ और कहें और अपोजिट कहें। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, अ पायलट हैज़ फियर ऑफ हाइट्स। ये क्या है, पायलट्स को फियर ऑफ हाइट्स, हाइट्स का फियर नहीं होता। तो ये हम अपने बात के बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। जैसे फाइन थिंग इंडीड, ये बिल्कुल सही थी। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को कहा। द स्पीकर डज नॉट रियली थिंक इट इज़ फाइन। अब देखें वो क्या कह रहा है, ठीक है, ये खुद को कह रहा है मगर एक्चुअली में वो ठीक नहीं था, ठीक नहीं था या कुछ ठीक नहीं थी। तो ये अपने आप के आइडिया के टोटली डिफरेंट हैं। जब आप कुछ कहना ये चाहें एक बात और कहें और बात उसके कंप्लीट अपोजिट, तो उस किस्म की लैंग्वेज को हम आयरनी कहेंगे। एक और एग्जांपल दे दूं आपको अपनी लैंग्वेज में। जैसे हम कहते हैं कोई बंदा लेट आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कभी कभार ऐसे कहते हैं ना, बहुत आज सवेरे आए हो। तो ये क्या हो गया, ये आयरनी हो गई। तो सिचुएशन के क्वाइट अपोजिट है। नंबर 9 हमारे पास है सिंबल। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स रादर देन इटसेल्फ। जब एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को या दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करे उसे हम सिंबल कहते हैं। जैसे एप्पल एक सिंबल है टेम्पटेशन की, लालच देने की। जैसे एग्जांपल हम लिखें कि ही शोड एन एप्पल टू हिम, मीन्स उसने उसको लालच दी। वेरी गुड। चेन्स रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इम्प्रिजमेंट को, इम्प्रिजनमेंट को, कैद को। क्राउन किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। जब एक चीज़ दूसरी और चीज़ को रिप्रेजेंट करे तो उसको हम सिंबल कहते हैं। जैसे ब्लू क्या कहते हैं, सैड, आई फील ब्लू मीन्स आई एम फीलिंग सैड। ही वॉज रेड, इट मीन्स ही वॉज एंग्री। तो सिंपली जब एक चीज़ किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करे उसको हम सिंबल कहते हैं। और नंबर 10 फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है इमेजरी, पोएटिक डिवाइस। A type of writing which creates certain image or scenario in the mind of reader is known as imagery। ऐसे किस्म की राइटिंग जिससे पढ़ने से आपके माइंड में कोई सीन आ जाए, कोई इमेज आ जाए या कोई सिनेरियो आ जाए, तो उस किस्म की राइटिंग को हम इमेजरी राइटिंग कहेंगे, या कहेंगे कि यहाँ पे इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है।
एग्जाम्पल हमारे पास है, I saw a bunch of red roses tossing their head in the garden. मैंने एक बगीचे में कुछ गुलाब के फूलों का बंच देखा जो अपना सर हिला रहे थे। अब ये देखिए, एक सेंटेंस जो है आपके माइंड में गार्डन आ रहा है, रेड रोजेज़ आ रहे हैं, वो अपना सर हिला रहे हैं। ऐसे किस्म की सीन क्या आ रही है, सीन आपके माइंड में आ रही है। तो ऐसे किस्म की राइटिंग को हम क्या कहेंगे, इमेजरी। दोस्तों यहाँ पे हमारा रेड रोजेज़ है, ये यहाँ पे पर्सनिफिकेशन भी इस्तेमाल की गई है। रेड रोजेस अपना सर कैसे हिलाएंगे, है नॉन लिविंग, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ लिविंग थिंग। तो यहाँ पे ये पर्सनिफाइड जेंडर भी है, और हमारा दूसरा पर्टिक डिवाइस कौन सा इस्तेमाल किया गया है, वो हमारा इमेजरी किया गया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आप सबको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।